नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में ओजोन होल और उसमें फिलिंग हो रही है जो भी, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो में निकला है 11 जनवरी 2023 को। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक इसमें फैक्चुअल चीज़ ये है कि आपको डॉप्सन यूनिट DU डॉप्सन यूनिट क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो डॉप्सन यूनिट क्या होता है? मेजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन अ वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर अब द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ओजोन लेयर को मेज़र करने की यूनिट होती है डॉप्सन यूनिट। ठीक है, अब जो है ओजोन होल वंस कंसीडर टू बी द ग्रेवेस्ट डेंजर टू प्लेनेटरी लाइफ इज नाउ एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटली रिपेयर्ड बाई 2066। 2066 तक पूरा कम्प्लीटली रिपेयर हो जाएगा, और बल्कि जो पूरी दुनिया पे तो जल्दी ही रिपेयर हो जाएगा 2040 तक ही, लेकिन जो मेन उसका होल अंटार्कटिक पे है और आर्कटिक वाले जोन में वहाँ पे 2066 और 2045 में रिपेयर होगा काम। अब कैसे पॉसिबल हुआ है इस बारे में जानेंगे। द रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द सक्सेसफुल एलिमिनेशन ऑफ सम हार्मफुल इंडस्ट्रियल केमिकल्स टुगेदर रिफर टू एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब इसको जो है, इसमें क्या चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये किससे रिलेटेड था? ओजोन से। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको ओजोन से रिलेटेड था, इसको याद कर लीजिए पहली चीज़। दूसरी बात है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ODZs। इसमें मेनली आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, जिसमें भी जिन एलिमेंट्स में क्लोरीन, ब्रोमीन ये गैसेस होती हैं वो ज़्यादातर आते हैं ODZs में, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में। तो 1980s में सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवरी करी थी कि यहाँ पे ओजोन डिप्लीट हो रहा है। इसका कंसंट्रेशन, डिप्लीशन का मतलब बेसिकली होल का मतलब एक्चुअल होल नहीं, होल का मतलब वहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो जाता है। और ओजोन आपको पता ही होगा कि O3 मॉलिक्यूल होता है और अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। हमारे इधर जो लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है। अपर लेवल जो एटमॉस्फेयर के लेवल्स की क्लासिफिकेशन हुई है इसके उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटोस्फियर में बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर्स ऑफ अर्थ सर्विस के बीच में प्रेजेंट होता है। 10 से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है। यूनिक मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड, डायरेक्शन दैट प्रिवेल ओवर अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका पे ही क्यों सबसे बड़ा होल हुआ? क्योंकि वहाँ पे मेट्रोलॉजिकल कंडीशन यूनिक हैं, हवा का और विंड का डायरेक्शन वगैरह, इन सब चीज़ों की वजह से ये हुआ था कि केवल अंटार्कटिका पे ही सबसे बड़ा छेद हुआ था। छेद हुआ था का मतलब कंसंट्रेशन अंटार्कटिका पे कम हो गई थी। By the middle of 1990s, scientists had figured out that chief cause of ozone depletion was the use of class of industrial chemicals that contain chlorine, bromine and fluorine। ठीक है, रेफ्रिजरेंट में यूज़ होते थे CFCs, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट केमिकल्स थे जिनकी वजह से डिप्लेशन हो रहा था। ठीक है, अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही CFCs को रिप्लेस करके HFCs इनसे रिप्लेस किया गया, क्योंकि ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करती थी। CFCs ज़्यादा जो है डिप्लीट करती थी ओजोन को। द ओजोन होल हैज़ बीन स्टीडली इम्प्रूव्ड सिंस 2000 थैंक्स टू द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। करेंट पॉलिसीज कंटिन्यूड टू बी इम्प्लीमेंटेड। द ओजोन लेयर वाज एक्सपेक्टेड टू रिकवर बाई 1980। वही है कि 2066 तक जो है हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद जो ये ग्रीन हाउस गैसेज जो CFCs थे बेसिकली, ये एज अ ग्रीन हाउस गैस GHGs, ग्रीन हाउस गैस मतलब जो भी अर्थ को वार्म करती हैं ऐसी गैसेज, GHGs की तरह भी काम करते थे, बल्कि जो CO2 होता है उससे बहुत कई 100 गुना जो है ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, तो जब इन पे CFCs पे बैन लगाया गया तो इससे एक इनडायरेक्ट फ़ायदा ये भी हुआ कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में भी हमें मदद मिली। वही बात यहाँ पे करी गई है। This means that if the use of CFCs and other similar chemicals had continued to grow the way it did before they were banned, the world would have been 0.5 to 1 degree Celsius warmer than it already is। ठीक है, तो अगर बैन नहीं किया होता तो अर्थ और वार्म हो गया होता। आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हार्मफुल होता है CFCs। ठीक है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 2016 में अमेंड करा गया टू एक्सटेंड इट्स मैंडेट ओवर HFCs।
अब जब CFCs को रिप्लेस करके HFCs यूज़ होने लगे तो HFCs में भले ओजोन डिप्लीशन नहीं होता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये भी कॉज था बहुत बड़ा। ठीक है, तो अब इनको ग्रेजुअल रिडक्शन किया जा रहा है। 2016 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड किया गया और HFCs में भी ग्रेजुअल रिडक्शन और अदर ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं ताकि HFC का यूज़ भी कम किया जा सके। द कियागली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सीक्स टू एलिमिनेट 80 to 90% ऑफ द HFCs करेंटली इन यूज बाय द ईयर 2050। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो कियागली अमेंडमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग 80 to 90% HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि CFC के बदले में यूज़ होने लगे थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद। तो 2050 तक इनका यूज़ जो है 80 to 90% कम करने का टारगेट रखा गया है। प्रेसिडेंट फॉर क्लाइमेट चेंज। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इतना वन ऑफ द मतलब वेरी फ्यू क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है जो सक्सेसफुल हुआ है काफ़ी हद तक, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज चाहे वो पेरिस डील हुआ, चाहे स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, ये सब सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि लोग फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ, तो ये एज अ प्रेसिडेंट हो सकता है, ये एक जो है प्रेसिडेंट हो सकता है बाकी जो और क्लाइमेट एक्शंस हैं उनके लिए। लेकिन ये सक्सेसफुल क्यों हुआ, इसके पीछे भी कारण है। द सक्सेस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन रिपेयरिंग द ओजोन होल इज ऑफन ऑफर्ड एज ए मॉडल फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, एज अ मॉडल ऑफर करा जाता है। इट इज़ आर्ग्यूड दैट एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कैन ऑल्सो सिमिलरली बी कर्टेल्ड टू अरेस्ट रैपिडली राइजिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर। तो बोला जाता है जैसे CFC के यूज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया, ऐसे ही ग्रीन हाउस गैसेज के यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करा जाए ताकि क्लाइमेट चेंज पे कर्व करा जा सके, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। द इम्पैक्ट ऑफ बैनिंग दीज ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स वॉज देयरफॉर, मतलब बेसिकली जो CFCs पे जब बैन लगा तो एक बहुत लिमिटेड रेफ्रिजरेंट इंडस्ट्री पे ज़्यादा असर पड़ा, जैसे AC फ्रिज इन सब की इंडस्ट्रीज होती हैं, और इनका ऑल्टरनेटिव HFC भी अवेलेबल था। ठीक है, लेकिन फॉसिल फ्यूल के केस में बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि जो है यहाँ पे आप फॉसिल फ्यूल को इतनी जल्दी रिप्लेस कर नहीं सकते हैं। इवन इन्होंने ये बताया कि इवन द सो कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर और विंड हैव कंसिडरेबल कार्बन फुटप्रिंट राइट नाउ बिकॉज देयर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड ऑपरेशन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। मतलब जो सोलर और विंड एनर्जी भी हम बनाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं उनको, उनके भी एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ में हमारा जो है पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल लगता है, तो उनका भी कार्बन फुटप्रिंट तो होता ही है। कार्बन फुटप्रिंट मतलब कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इनकी वजह से कितना हो रहा है। ठीक है, तो इतना इस वाले चीज़ में इतना जो है आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है पूरी इकोनॉमी, पूरी लाइफस्टाइल चेंजेस, सब चीज़ पे पड़ेगा अगर हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना चाहते हैं। जबकि जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFCs को कम कर रहे थे, इसमें बस एक लिमिटेड इंडस्ट्री पे लिमिटेड स्कोप था इसका, इसलिए ये आसानी से सक्सेसफुल हो गया। द इम्पैक्ट ऑफ रिस्ट्रेनिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज़ नॉट लिमिटेड टू अ फ्यू इंडस्ट्री और इकोनॉमिक सेक्टर बट अफेक्ट्स द एंटायर इकोनॉमी। ठीक है, वही बात करिए कि एंटायर इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।